राजनीति जिनके लिए धंधा नहीं धर्म था, पेशा नहीं ईमान था, मजलूम और दीनहीन लोगों के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में जिनकी पूरे देश में महत्वपूर्ण भूमिका थी, अनेकों बार जेल गए, आजीवन कारावास की सजा हुई, 18 बार कुर्की हुई घर की, ऐसे थे गाजीपुर के यशस्वी सांसद जिनका विनम्र भाव से सम्मान पूर्वक नाम लेते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, जिन्हें स्वर्गीय कहते हुए कष्ट भी हो रहा है, सरजू पांडे जी। पूज्य सरजू पांडे जी के सुपुत्र डॉक्टर भानु प्रकाश पांडे जी के साथ हम हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, एक अनोखा कामरेड सरजू पांडे। यद्यपि मुझे पांडे जी के सानिध्य में रहने का अवसर नहीं मिला, एक बार देखा जरूर था, बाल्यकाल था, राजनीतिक और सामाजिक हमारी समझ नहीं थी। काश उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला होता, उनसे हम जानते, उनके चरणों में बैठकर समाज सेवा, देश सेवा और किस प्रकार क्रांति का सूत्रपात होता है हम नहीं जान पाए। हम डॉक्टर साहब के साथ हैं, इन्होंने पुस्तक लिखा है, अनेक संस्मरण है जीवन के जिन्हें हम लोग सुनते हैं और सुन करके बहुत सी चीजें तो क्रियान्वयन भी हमने किया है। जैसे लोकतंत्र में हम कैसे अपनी बातें मनवाएंगे, विधि सम्मत तरीके से कैसे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, कैसे दीनहीन और मजलूम लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है। मैं डॉक्टर भानु प्रकाश पांडे जी से जानना चाहूंगा, इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा आपको कैसे प्राप्त हुई? सबसे पहले ये पुस्तक लिखने का मेन कारण था कि मैं अपने चहेते पिताजी को, जो मेरे लिए एक अनमोल हस्ती थे मेरे जीवन, उनको एक श्रद्धांजलि दे सकूं और उनके क्रांतिकारी जीवन के बारे में और क्रांतिकारी जीवन के बाद जो उन्होंने सामंतों के खिलाफ जो जुल्म करते थे, सामंत अपनी रियाया पर, उनके खिलाफ जो संघर्ष छेड़ा, उससे प्रेरित होकर के जनता को बताने के लिए मैंने ये किताब लिखी है, जिसमें उनके जीवन के बारे में सारे पहलू आपको तो मिलेंगे ही, साथ ही उनके मानवीय पहलुओं से भी आप सरोकार कर सकेंगे इस पुस्तक के। डॉक्टर साहब, जैसे कहा जाता है कि पूजा पाठ का कोई समय, जैसे नवरात्रि आता था ऐसे, तो पूजा पाठ के बनिस्पत वह जनसेवा को अधिक प्राथमिकता देते थे और उसी को पूजा पाठ समझते थे। क्या यह माना जाए कि पिताजी नास्तिक थे? और पिताजी घोर नास्तिक थे और देवी देवताओं में उनका कतई विश्वास नहीं था, वो इसे एक आडम्बर और ढोंग मानते थे। हाँ, लेकिन ये बात था, जो आदमी उनके पास आता था, यदि वो आस्था रखता था तो उसका वो पूरा सम्मान करते थे। हमारी माता जी बहुत धार्मिक, बहुत धर्मवीर, कभी भी उनके धार्मिक अनुष्ठानों में पिताजी ने कभी ये नहीं कहा कि तो ऐसा मत करो। तो वो इस तरह के शख्स थे कि वो अपनी बात करते थे अपने ढंग से, लेकिन वो नास्तिक थे। कोई ऐसा संस्मरण जब जेल से आए हो और फिर आप लोगों से लिपट पड़े हो, लगा हो कि हम बहुत दिन के बाद बच्चों को देख रहे हो, ऐसा कोई मामला है? ऐसा तो कुछ नहीं जान पड़ता है। हाँ, ये है कि मैं जब पैदा हुआ था यही गाजीपुर के जिला अस्पताल में, तो किसी राजनीतिक षड्यंत्र के चलते जेल में बंद थे। जमींदारों के खिलाफ जो संघर्ष छेड़ रखा था, उसके अंदर कई हत्याएं हुई थी, तो उसमें वो जेल में बंद थे। हाँ, जिस दिन मैं पैदा हुआ तो उसी दिन वो छूटे, तो मुझे वो बहुत लकी मानी। अच्छा, कितनी बार लगभग जेल में जाना हुआ था उनका? ये समझ लीजिए कि सन 62-63 तक तो जेल में जाते आते रहे। उसके बाद फिर सारे मुकदमे अपने आप सरकार ने खारिज कर दी, कुछ भी साबित नहीं। जब आपके यशस्वी पिताजी सांसद हुआ करते थे, उस समय नेहरू जी देश के पीएम हुआ करते थे, तो नेहरू जी ने भी कई बार पिताजी को लुभाने का प्रयास किया होगा कि अदल बदल करके चले आए कांग्रेस में। ऐसा कोई हुआ ये कि जब आजादी की लड़ाई खत्म हो गई, देश आजाद हो गया, बाबूजी जेल से छूटे, तो उनकी जनप्रियता इतनी थी कि लोग उनको संसद में भेजने के लिए तत्पर थे। लेकिन चूंकि मोहम्मदाबाद हमारे जहूराबाद क्षेत्र में था, तो वहां से वो विधायक की सीट लड़ना चाहते थे,
तो वो उसी के ऊपर तत्पर थे। लेकिन उनके क्रांतिकारी साथी थे पब्बा राम और दूसरे साथी राजनाथ सिंह, इन लोगों ने उनको बोला कि नहीं, आपको अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं है, आपको MP का चुनाव भी रसड़ा की सीट से हम लोग लड़ाएंगे। तो बाबूजी पहले तो बोले नहीं, तुम लोग हरवा दोगे मुझे, मेरा कोई ऐसा ये नहीं है। बोले नहीं, आप लड़िए, हम लोग चंदा लगा करके आपकी जमानत भरी जाएगी। चंदा लगा के जमानत भरी गई और दोनों सीट से लड़ा गया। मोहम्मदाबाद वाली सीट जो थी, शौकतुल्लाह अंसारी जो कि नेहरू जी के बहुत चहेते थे और उसको प्रतिष्ठा की सीट मान लिए थे और बुरी तरह से शौकत अंसारी भी हारे। वहाँ रसड़ा की सीट बाबूजी जीते और मोहम्मदाबाद दोनों सीट जीत के पार्लियामेंट में गए। रसड़ा वाली सीट से युवा तुर्क नेता चंद्रशेखर भी हारे थे। तो जब पार्लियामेंट में पहुंचे तो नेहरू जी ने खुद वहाँ पे घोषणा की कि मैं उस शख्स को देखना चाहता हूँ जो 2 सीट से जीत के आया। तो बाबूजी दुबले पतले थे, खड़े होकर बोले मैं ही सरजू पांडे हूँ। तो उन्होंने अपने गले से, अपने कॉलर से अपना गुलाब निकाल कर उनको पेश किया और उनकी पीठ थपथपाई, बहुत सराहना की। और बाद के वर्षों में उनको बहुत बार कांग्रेस में आने का न्योता दिया, जिसे बाबूजी ने कहा कि अभी आज़ाद देश हुआ नहीं है, इसलिए आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। नेहरू जी, जब तक इस देश की जनता भूखी रहेगी मैं शांत नहीं बैठूंगा, इसलिए मैं जहाँ हूँ वहीं सही है और लोग कम्युनिस्ट पार्टी में भी आगे हो। एक अनोखा कामरेड सरजू पांडे किताब का शीर्षक भी है। एक सवाल और खड़ा होता है, जहाँ आज इस तरह से चकाचौंध साधन की संपन्नता, पैसा लुटाना और अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी भारी भरकम राशि खर्च करने की छूट दे दिया है। ऐसे में आपके पिताजी के नामांकन के लिए चंदे का इंतजाम किया गया। लोग बताते हैं कि लोग अनाज भी गांव-गांव से मांगते थे, ऐसे लोग खाते पीते थे। आपका यह टूटा फूटा घर जो आपके बाबूजी ने ही बनवाया है, यह सब देखकर आपको कैसा लगता है? अब तो जो भी विधायक हो रहा है उसके साथ भी 2-3-4 गाड़ियां चलती हैं, मिनिस्टर हो गया तो फिर पूछना ही क्या। आपको कैसे लगता है जैसे गर्म की अनुभूति हो रही है अथवा हिंसा के भाव आ रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया? सही बात है आपने जो कहा। आज जो राजनीति के आयाम बहुत बदल चुके हैं, राजनीति उसी प्रकार की हो गई है। लेकिन जो बाबूजी थे, ये घर जब वो मरे तो इससे भी बुरी स्थिति में था। बाद में जब मैं नौकरी करने लगा तो कुछ पैसे जोड़ करके इसको हम लोगों ने इसका मरम्मत कराया। मकान छूटा था। लखनऊ से एक SP आया था उनकी लाश के साथ, उनके अंतिम संस्कार के समय। तो उसने बोला कि इतना बड़ा महान आदमी और इतना साधारण सा घर वो भी छूटा हुआ, जय हो। तो मुझे हीन भावना तो नहीं होती है, ठीक है, हम लोग अपने अपने जीवन को जिए, पढ़े लिखे थे, नौकरी किए। बाबूजी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया परिवार के लिए जिससे आदमी को आर्थिक लाभ पहुंच सके या राजनीतिक लाभ पहुंच सके। मुझे अवश्य गर्व होता है और यहाँ के लोग जो जिन नजरों से, जिन भावों से, जिन दृष्टि से हमारे अंदर पिताजी को देखते हैं, ये देख करके मुझे बहुत सुखद है। बड़ी बात आपने कहा, जो व्यक्ति 4-4 बार सांसद रहा हो, MC रहा हो और उन्होंने कुछ नहीं बनाया और परिवार के लोग गर्व की अनुभूति करें, यह बड़ी बात है। बताते हैं लोग कि जब बीमार थे उस समय भी बड़बड़ा रहे थे, अरे देखो उसको मार रहा है, उसको रोको, ऐसे अंतिम समय में कुछ संस्मरण है इस तरह का। वो वास्तव में हुआ ये था कि सन 75 में जब उनको हार्ट अटैक आया था तो ऑफिस में काम करते रहे और हार्ट अटैक को इग्नोर करते रहे। बोले कि थोड़ा सा दर्द अपने आप चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालत खराब हो गई। परमानंद राय ने अस्पताल में यहीं भर्ती कराया, DHU ले जाने की भी स्थिति में नहीं थे। तो प्रारंभिक जो उपचार चला, हार्ट अटैक आया, उसमें जो दवाइयां दी गई उसके अंदर वो उस अवस्था में चले गए जिसको हेलुसिनेशन बोलते हैं, जिसमें आदमी बड़बड़ाता है। उस अवस्था में बड़बड़ाते थे, गाड़ी निकालो, वहाँ सभा करनी है, वहाँ पुलिस का जुल्म हो रहा है, वहाँ पे ये तंग किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। तो इस तरह की बातें थी। कार्यकर्ताओं का सम्मान और दिनहीन पीड़ितों के लिए अपना प्रति सांसें अर्पित जिन्होंने किया, एक बड़ा नाम है। हम भी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, यहाँ आकर के पहले भी आता जाता रहा हूँ। और यह किताब निश्चित रूप से जिसमें वह सारे संस्मरण लिखे गए हैं, यह बड़े काम की है। और काश आज अंश मात्र भी राजनेता इसका पालन कर पाते। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, अच्छा लगा और इसको हम पढ़ेंगे, आप लोगों तक पहुंचाएंगे।